हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल MKP नॉलेज जोन में। दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑप्टिक्स से प्रिज्म के बारे में कई बातों को बताया था। आज मैं प्रिज्म के लिए ही उसके अपवर्तनांक सूत्र का फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहा हूं। इसके साथ ही पतले प्रिज्म के लिए उसके विचलन कोण का मान भी कैसे ज्ञात किया जाता है उसको भी मैं बताऊंगा। तो शुरू करता हूं। तो देखते हैं हम अपवर्तनांक सूत्र के लिए पहले क्या करेंगे कि एक प्रिज्म का एक काट लेंगे और इससे एक वर्णीय प्रकाश का मतलब होता है एक ही वर्ण का प्रकाश, यानी एक रंग का प्रकाश। ऐसे श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसमें से हम कोई एक वर्ण को चूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये पहला माध्यम या दूसरा माध्यम, ये विरल होगा। सपोज करेंगे कि ये हवा होगा और ये कांच होगा, क्योंकि कांच से ही प्रिज्म को बनाया जाता है। और इसका नामकरण कर देंगे ABC, जिसमें ए क्या होगा, तो ये प्रिज्म कोण कहलाता है। तो हम देखते हैं कि ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, और इसका अपवर्तनांक μ1 मान लेंगे और इसका अपवर्तनांक μ2 मान लेंगे, क्योंकि दो अलग अलग माध्यम है तो अपवर्तनांक अलग अलग होगा। इस वजह से इसके भीतर क्या होगा, तो अपवर्तन की क्रिया होगा, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रहा है तो ये अपने अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अगर अभिलंब हम इस पर खींचेंगे तो अभिलंब कहां से खींचेंगे, ये देख रहे हैं कि ये सीधा है तो इस पर 90 डिग्री का अभिलंब खींचेंगे। जैसे मान लिए ये 90 डिग्री का अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ अपवर्तन हुआ और फिर ये चूंकि पारदर्शक है तो यहाँ से ये निकलेगा, तो फिर ये किसी न किसी कोण पर मुड़ेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए फिर इस पॉइंट पर भी एक अभिलंब खींचेंगे। तो ये फिर यहाँ पर हम इसको अभिलंब खींच दिए। तो ये सघन है और फिर विरल में निकल रहा है, तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। तो ये अभिलंब से दूर भागेगा। तो इस किरण को आपतित किरण, इसको अपवर्तित किरण और इसको निर्गत किरण के नाम से जाना जाता है, जिसको इमर्जेंट रे कहा जाता है। और बारी बारी से इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये होता है आपतन कोण, इसको I से सूचित कर देंगे, और ये निर्गत कोण जिसको E से सूचित कर देंगे, और ये दोनों को R1 और R2 से सूचित कर देंगे। इसके बाद हमें प्राप्त करना होता है, जैसे मान लीजिए ये P हो गया और ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हुआ, यानी P से Q तक गया, Q से R तक गया और फिर R से S तक गया। अगर यह सतह नहीं होता तो ये किरण क्या होता, सीधे जाता। लेकिन सतह के होने के कारण इसका ये विचलन हुआ, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इस पर जाकर काटेगा, और यही क्या कहलाता है, तो विचलन कोण कहलाता है प्रिज्म कोण का। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के कटान बिंदु से जो कोण प्राप्त होता है वही विचलन कोण कहलाता है। किसके लिए, तो प्रिज्म के लिए, और इसको डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो ये हमने देखा। अब इसको बारी बारी से हम क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। तो इसको M मान लिए और इसको N मान लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट फिगर हो गया।
ये μ2 अपवर्तनांक μ1 अपवर्तनांक हुआ। अब क्या करेंगे, हमें साबित करना होगा अपवर्तनांक सूत्र प्रिज्म के लिए, और ये विचलन कोण का मान निकालना होगा पतले प्रिज्म इसको मान के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं और इसमें पहले चतुर्भुज देखेंगे। तो ए क्यू एन आर एक चतुर्भुज हमें प्राप्त हुआ। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री। इसको लेकर हम लोग क्या कर देंगे, एक इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। फिर इस ट्रायंगल में चले आएंगे और ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग क्या होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। तो इससे एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा और दोनों को इक्वल करके कुछ हमें परिमाण प्राप्त होगा, उसका यूज आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रिज्म के चतुर्भुज में। तो चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, तो ए क्यू एन आर में देखते हैं, ये कौन हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म का कोण, और ये कौन हुआ, ये कौन हुआ, ये कौन हुआ। बारी बारी से सबको ऐड करके 360 के बराबर करें। तो एंगल ए और प्लस एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल प्लस क्या कोण है, एन आर ए बराबर 360 डिग्री। ये तो हुआ प्रिज्म कोण, और यहाँ पर हमने अभिलंब खींचा है। तो ये वाला जो कोण है जो चतुर्भुज में शामिल है, ये कोण यहाँ से यहाँ तक वो 90 डिग्री का होगा, और फिर यहाँ ये भी अभिलंब है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये कोण ए प्लस ए क्यू एन ये वाला कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, प्लस क्यू एन आर ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही उतर जाएगा। तो क्यू एन आर और प्लस ये एन आर ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बराबर में। ये 90 90 180 और 180 इधर जाके घटेगा 360 में से, तो 180 बचेगा। तो इसको हम केवल ए से भी सूचित कर सकते हैं, और प्लस क्यू एन आर बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसको और इसको जोड़ के 90 90 जोड़ के इधर घटा दिए तो 180 बच जाएगा। तो केवल हमें अब प्रिज्म कोण ए लिखना हो, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्यू एन आर, ये इक्वेशन इसको दे सकते हैं। तो A इक्वल टू यानी प्रिज्म कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस क्यू एन आर। अब चले आएंगे त्रिभुज क्यू एन आर में। त्रिभुज क्यू एन आर में, तो हम देखते हैं यहाँ ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, तीनों कोण का योग क्या आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एंगल क्यू एन आर प्लस एंगल एन आर क्यू प्लस कोण एन क्यू आर बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। तो क्यू एन आर ये ऐसे ही रख देंगे, क्यू एन आर, और एन आर की इसको R1 R2 माना गया है, तो इसको हम R1 प्लस R2 मान लेंगे और 180 डिग्री कर देंगे। उसके बाद ये R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्यू एन आर। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं 180 माइनस क्यू एन आर कितना क्या है, बराबर है, तो ए के बराबर। तो इसके जगह पर हम क्या कर देंगे, ये रख देंगे, यानी ए आर एच एस बराबर है एल एच एस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ए बराबर R1 प्लस R2, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब फिगर में चले आते हैं एम क्यू आर में, ये भी एक त्रिभुज है। तो एम क्यू आर में हमें यहाँ डेल्टा पता है, इसका संबंध हमें पता करना। तो ये जो है, ये इस तरह का त्रिभुज हम इसको रफ में ड्रॉ करते हैं, तो इस प्रकार का त्रिभुज हमें प्राप्त होगा। जैसे ये होगा कितना का, अब ये कितना का होगा, तो हम देखते हैं कि अगर ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, समान होता है। तो ये वाला और ये वाला लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये जो कोण होगा, यानी ये आई है, तो ये पूरा कोण आई हुआ, ये पूरा कोण आई हुआ क्योंकि ये आई है। अब इसमें एक लाइन ये गया है यहां से, और इसमें से ये R1 है। तो जब एंगल को कोई तीसरी लाइन से काटा जाता है और उसमें एक एंगल कटा होता है, तो दूसरा क्या होगा कि टोटल में से उसको घटा देते हैं। तो ये जो कोण होगा वो हो जाएगा I माइनस R1, यानी ये जो कोण होगा वो हो गया I माइनस R1, ये कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कोण कितना का होगा, तो ये E के बराबर है, ये वाला कोण इसके अपोजिट है, और ये R2 है, तो ये क्या हो जाएगा E माइनस R2, ये वाला कोण हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अलग अलग ये एंगल प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, यह बहिष कोण है, ये जो दिख रहा है इस तरह से, ये वाला एम क्यू आर में, तो ये बहिष कोण डेल्टा है, और ये कोण है कितना का, I माइनस R1, और ये कोण है E माइनस R2। तो ये दोनों का हम लोग ज्यामिति में पढ़े हैं कि बहिष कोण सुदूरंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो त्रिभुज फिर यहां लिख देंगे त्रिभुज एम क्यू आर में, तो एम क्यू आर में क्या हो जाएगा, I माइनस R1, इसको जोड़ेंगे, डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो देखते हैं ये दोनों जुड़ जाएगा, I प्लस E, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा R1 प्लस R2। तो ये डेल्टा बराबर हो गया, इसको यहां हम रिपीट कर देंगे, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस E,
ये माइनस में R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 इक्वेशन 3 में ए है, तो इसको हम कर देंगे -3। तो ये डेल्टा का मान हो गया। अब आते हैं अब इसे हम मिटा देंगे, थोड़ा बढ़ जा रहा है। अब आते हैं कि अगर न्यूनतम विचलन की बात यहाँ कहा जाए कि अगर ये न्यूनतम विचलन हो, तो न्यूनतम विचलन के लिए ग्राफ जो होता है वो हम खींचते हैं कुछ इस तरह से होता है। यानी ये जो पॉइंट होगा ये डेल्टा होगा, और ये जो ग्राफ होगा इस पॉइंट पर ये आई का ग्राफ हुआ, ये डेल्टा का ग्राफ हुआ। तो ये न्यूनतम विचलन को मिनिमम डेल्टा मिनिमम निकालने के लिए इसका कंडीशन होता है कि आई जो होगा ये आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा। यानी आई बराबर ई के होना चाहिए और R1 बराबर R2 के बराबर होना चाहिए। तो इसी का हम लोग उपयोग करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में, क्योंकि हमें I और R का वैल्यू ज्ञात करना है। तो R1 प्लस R2 ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी इसको हम R मान लेंगे। तो हो क्या जाएगा अब समीकरण, यहां लिख देंगे न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए। तो न्यूनतम विचलन के लिए कंडीशन होना चाहिए। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। तो इधर से मैं मिटाने जा रहा हूं। तो आगे हम देखते हैं कि डेल्टा एम अगर यहां पर रखते हैं तो डेल्टा एम बराबर ये हो जाएगा आई प्लस ई। तो आई के जगह पर हम रख सकते हैं ई रख सकते हैं, चाहे ई के जगह पर आई रख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 4 में समीकरण 4 से यह हो जाएगा आई प्लस ई के जगह पर भी आई लिख देंगे और माइनस ए। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम यानी मिनिमम, ये इधर जाएगा तो प्लस ये हो गया और आ जाएगा 2i, इसलिए i बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, चाहे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये i का मान ज्ञात हो गया। पुनः इसको हम रखेंगे डेल्टा एम बराबर यहाँ R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 निकाल ये यहाँ पर रखेंगे। R1 प्लस R2 बराबर ये है। तो इस तरह से हम बारी बारी, और इसको हम मान लिए है R, तो ये बराबर R1 के जगह पर भी R और R2 के जगह पर भी R। तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 2R, इसलिए R इक्वल टू A बाई 2। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान हमें प्राप्त हो गया। तो जब ये कोण प्राप्त हो जाएगा तो आसानी से अपवर्तनांक निकल जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक में हम पढ़े हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तनांक के बराबर होता है स्नेल के नियम से। तो अब स्नेल के नियम लगा देंगे। स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या करता है, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सघन माध्यम का अपवर्तनांक और बटा विरल माध्यम का अपवर्तनांक।
तो आई के जगह पर हम क्या रखेंगे, यहां रखेंगे डेल्टा एम प्लस ए बाई, और ये साइन हो गया, बाई 2, और नीचे हो जाएगा साइन आर की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बाई 2, क्या जाएगा म्यू 2 बाई म्यू 1। तो ये हुआ। अगर यह हवा है तो हवा के लिए अपवर्तनांक का मान 1 होता है, ऐसे पूर्ण रूप से 1.0003 होता है, लेकिन हवा के लिए 1 माना जाता है। और ये कांच हो और इसको हम मान लिए म्यू मान लिए, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू 2 के जगह पर म्यू मान लिए और म्यू 1 का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, क्योंकि हवा अगर होगा तो इस तरह से म्यू बराबर, क्योंकि म्यू बटा 1 यानी म्यू, ये हो गया साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और बटा साइन ए बाई 2। तो ये अपवर्तनांक यानी प्रिज्म कोण के अपवर्तनांक के लिए ये मान प्राप्त हो गया। अब चलते हैं कि पतले प्रिज्म अगर हो, अगर पतला प्रिज्म हो तो पतला प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो प्रिज्म कोण के मान पर डिपेंड करता है ये डेल्टा का मान। अगर ये प्रिज्म पतला हो, इसी को हम मान लें पतला प्रिज्म है, तो ये ए का मान जो है छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो डेल्टा का मान भी छोटा हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो साइन वाला एंगल होगा वो छोटा होगा। तो छोटे एंगल के लिए यानी आपतन कोण और निर्गत कोण के जो वैल्यू है, अपवर्तन कोण का जो वैल्यू है वो न्यूनतम होगा, इसलिए साइन थीटा बराबर थीटा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो भी है यहाँ से साइन हटा देंगे और लिख देंगे। तो लिख देंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, और न्यूनतम जब होगा तो उस स्थिति में म्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस 1